हेलो ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ओके देन आज हम लोग बात करेंगे। ट्वेल्थ 11th का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग ट्वेल्थ का स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं एक बार आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ। वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? यस। तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर अ व्हाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बी एक्टिव। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ट्वेल्थ में जो है वो क्या क्या चीज आने वाली है और कैसे कैसे आने वाली है। क्लियर है? ओके, देन लेट्स प्रोसीड। देखिए, ट्वेल्थ में 11th के जो चैप्टर्स थे वो 4 चैप्टर्स थे ओनली। वेयर इज माय पेन? या, तो ओनली 4 चैप्टर्स थे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हम लोगों को देखने हैं 15 चैप्टर्स। क्लियर है? तो 15 में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स, जो कि है हमारा प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे फर्दर इवोल्यूशन के बारे में, हम लोग बात कर सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे हमारे फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी सीक्वेंस में, मैंने हमेशा जिस सीक्वेंस में मैं फॉलो करती हूँ उसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोगों को सारा का सारा रिकॉल होता जाएगा और इजीली अकॉर्डिंग टू वेटेज भी ये सब चीजें काम कर रही हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज का है। ये जो चैप्टर्स हैं ये ज्यादा वेटेज के हैं। नेक्स्ट हम लोग जब प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देन उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, जिसमें कि आपके अगर मैं सीटी की बात करूं, महाराष्ट्र सीटी, एमएसटी सीटी, तो उसमें होता क्या है कि हमारे सामने जो है, जो 11th के कुछ टॉपिक्स हम लोग नीट में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई के हैं वो ट्वेल्थ में इंक्लूड हो जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे जो सीक्वेंस हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं। सो बी अवेयर फॉर दैट। ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। ओके, मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस का भी ये बता देती हूँ कि जो सिलेबस है, आई एम गोइंग टू शेयर सिलेबस विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट कि ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। दिख रहा है अच्छे से? यस। सो फॉर दिस, सबसे पहले हम लोग इस सीक्वेंस में मैं नहीं जाऊंगी। जो सिलेबस का सीक्वेंस है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे पहले आप लोगों के लिए वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, देन इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन देखेंगे, देन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट origin and evolution of life. Okay, then we will go with the this reproduction in humans and animals. Human reproduction is where, and it's human health and disease के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले उनकी इस चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जब हमारा हो जाएगा, देन वी विल प्रोसीड अबाउट दिस प्लांट रिप्रोडक्शन, and we will going to talk about further with we can take this sequence again. Then we will take plant water relation, then plant growth, respiration, circulation, control, coordination. We will go with that also. Then biotechnology, organism and population, ecosystem, energy flow, and then biodiversity. So we will continue with that. बट जो मेन टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं और अकॉर्डिंग टू विच मैं हमेशा आप लोगों को करवाती आई हूँ, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सो आई बिलीव यू ऑल हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और क्लियरली आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट हम लोग का रिवीजन चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो ले लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नजर आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो इन दिस चैप्टर
फास्ट चलेंगे तो अटेंटिव रहिए और एक्टिव रहिए इस पे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात हम लोग करने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर बेसिस? देखो, हमें एक ऐसा बेस चाहिए, हम इसमें ऐसा बेस पढ़ने वाले हैं। बेस मतलब क्या? जैसे एक मकान होता है, ठीक है, एक होम है, हाउस है, उसको किसी ना किसी बेस पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने लैपटॉप रखा हुआ है तो मैंने किसी बेस पे वो रखा हुआ है। दैट इज बेस इज द आधार। आधार मतलब बोल सकते हैं कि किसी चीज को कंस्टिट्यूट करने के लिए स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है जिसपे कोई चीज डिपेंड है। यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उसका बेस हमें देखना है। यानी कहाँ से वो किस चीज के फॉर्म में हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में प्रेजेंट है। दैट इज अवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत सही तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। मॉलिक्यूल्स हम बेसिकली पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन अगर बात आती है बायोलॉजी की तो हम लोग बायो के सेंस में बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। और उस सेंस में हम सिर्फ थ्री, ओनली थ्री चीजें आप लोगों को पकड़नी है, ओनली थ्री। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। बस पूरी सारी कहानी, पूरा वर्ल्ड जो है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट है। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी, कुछ नया मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में हो। ठीक है, तो बायोलॉजी की जो ये जो दुनिया है इसमें आप लोगों का वेलकम है। और इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए वर्ड की बात करेंगे। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और टीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए ये सभी चीजें डी आर एंड टी से रिलेटेड है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। सबसे पहले अगर हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम पहले उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, यानी हम उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि डिस्कवरी कैसे हुई है, किसने की है। तो डिस्कवरीज में जब हम लोग बात करेंगे डीएनए की डिस्कवरी की, ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। देन बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैककार्टी मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, मीजल्स एंड स्टोइस एक्सपेरिमेंट। पहले, सबसे पहले हमारा आता है ग्रिफिथ। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ग्रिफिथ जो थे, 1928 की बात है, उन्होंने स्टडी की थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा इटैलिक वर्ड में? क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। ये जो है निमोनिया का क्योर ढूंढ रहे थे, अपनी लैब में बैठे थे, निमोनिया का क्योर ढूंढ रहे थे। और इन्होंने ये सोचा कि यार अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे, तो परफॉर्म करते करते इन्होंने वायरस के दो स्ट्रैंड लिए। वायरस के स्ट्रैंड लिए हैं, ये याद रखना। लेकिन वो वायरस कैसा था? तो पहले दो स्ट्रैंड की बात कर लेते हैं। वायरस के दो स्ट्रैंड कौन कौन से थे? स्मूथ एंड रफ। दो ही तरह की सरफेस होती है, या तो स्मूथ या तो रफ। अब देखो, अगर कोई चीज स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ, ये बहुत सॉफ्ट है ना, एकदम स्लीपरी सा है, तो ये पेन जो है मेरे हाथ से कई बार फिसल जाता है। यानी मैं इसको, मेरी जो ग्रिप है, मुझे काफी ध्यान से इसे पकड़ना पड़ता है। अगर इसकी जगह मैं कुछ और लूंगी, यानी कुछ भी चीज ऐसी ले सकती हूँ जो कि रफ सरफेस वाली होगी, जैसे कोई पेंसिल ले सकते हैं हम। उस पेंसिल को हम लोग जो स्टार्टिंग में जब हम स्टडी करते हैं, बच्चों को पेंसिल क्यों दी जाती है? पेन भी तो दे सकते हैं। पेंसिल इसलिए दी जाती है बच्चों, ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को इरेज कर सकें। पेन आते आते हमारे हाथ में, हमें पता होता है कि हम मिस्टेक्स हमसे कम होती जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए पहले पेंसिल पकड़ाई जाती है। दूसरा रीजन पेंसिल का ये है कि वो रफ सरफेस होने के कारण हमारी, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो ग्रिप है वो अच्छे से उस पे पकड़ जम जाती, तो हम पेन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जब आपने रफ को हैंडल कर लिया तो स्मूथ को तो आप आराम से हैंडल कर लोगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर टफ सिचुएशन में अगर आप सॉलिड हो, तो स्मूथ सिचुएशन में तो कोई आपको हिला भी नहीं सकता, वो तो आपको परेशान करेगी ही नहीं। परेशान तो टफ या रफ ही करेगा, ठीक है। स्मूथ तो बड़ा सॉफ्ट ही सा लगता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रफ से हमें दिक्कत होती है। तो देखो, स्मूथ जो है उसकी क्वालिटीज तो हैं, लेकिन उसके नुकसान भी है। क्या क्या है? जैसे ये मेरे हाथ से फिसल जाएगा, दैट मीन्स व्हाट? जब मेरा इम्यून सेल स्मूथ सरफेस को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये स्मूथ सरफेस जो है ये स्लीपरी होगा और ये फिसलेगा, यानी इसको पकड़ नहीं पाएगा। हमारे राजस्थान में एक प्रजाति है कंजर,
ठीक है, तो जो कंजर प्रजाति होती है ना, वो कैसी प्रजाति होती है? शायद मध्य प्रदेश के वहां पर, मध्य प्रदेश एंड इसके बीच में ही मिलती है। तो क्योंकि हमारा जो रीजन है वो एमपी के उधर ही आता है, बॉर्डर में। तो ये जो कंजर प्रजाति होती है, ये रात में तेल लगाकर अच्छे से पूरी बॉडी पे तेल लगाकर, ऑयल लगाकर, ऑयलिंग करके ये निकलते हैं। क्यों? उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जब उनको पकड़ा जाता है, जब किसी के हाथ में वो पकड़ में आ जाते हैं, चोरी करते हैं के लिए निकलते हैं बेसिकली वो, तो जब उनको पकड़ा जाता है तो वो फिसल जाता है हाथ। तो इजीली नहीं होता है उनको पकड़ पाना। तो यही इसके पीछे भी कंसेप्ट है कि जो ये स्मूथ सरफेस वाला जो स्ट्रैंड है, जिसको हमने बोला है स्ट्रैंड एस, ये इतना स्लिपरी है कि इम्यून सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाएगा, वो स्लिप हो जाएगा। सो इट इज विरुलेंट। स्लिपरी हो गया दैट मीन्स डिजीज देगा, तो पैथोजेनिक है। स्मूथ तो है ही। एनकैप्सुलेटेड है, वो जो कैप्सूल होती है ना, जो गोलियां लेते हैं आप लोग कैप्सूल वाली, वो कितनी स्लिपरी होती है। तो ये भी स्लिपरी है, इसलिए हमने बोल दिया एनकैप्सुलेट। एंड एक कैप्सूल की कवरिंग इस पे होती है जो कि इसको स्मूथ बनाती है। और ये विरुलेंट होते हैं। विरुलेंट मतलब अगर डिजीज कॉजिंग है दैट मीन्स वो किल तो करेगा, तो उसमें किलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए वो कैसा है? विरुलेंट है। जो रफ स्ट्रैंड है वो नॉन विरुलेंट है बेचारा, सीधा साधा। ठीक है, क्योंकि वो पकड़ाई में आ जाता है, चोरी करने गया पकड़े। कई कई बच्चों की किस्मत ऐसी होती है कि बदमाशी की और पकड़े पकड़े गए, कई बच्चे साफ निकल जाते हैं। तो जो बदमाश बच्चे हैं वो एस है, और आर वाले जो हैं वो सीधे साधे बच्चे हैं। रफ है, नॉन विरुलेंट है, या क्योंकि वो किलिंग नहीं है, क्योंकि नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज नहीं फैलाते वो। नॉन कैप्सुलेटेड है। सबके आगे नॉन नॉन लगा दिया। वो कौन है? हमारा रफ। स्मूथ वाले सारे बदमाश हैं, वायरुलेंट हैं, पैथोजेनिक हैं, एनकैप्सुलेटेड हैं। आई होप ये चीज आपको भी क्लियर हो गई। देखो, वीडियो लेक्चर में नहीं लूंगी क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो हम फास्ट, जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब देखो, इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? बैक्टीरियल कॉलोनी। देखो, जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ तो था वायरस का, लेकिन वो जो वायरस था ना बच्चों, वो बैक्टीरियोफेज वायरस था। क्योंकि वायरस को आप ऐसे स्टडी करना बहुत दिक्कत होती है। बैक्टीरियोफेज वायरस था। फेज म्हणजे वायरस। और ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया बेसिकली हमको लेना पड़ेगा, इसके लिए इसको इन्फेक्ट कराना पड़ेगा, देन वी कैन स्टडी। रफ नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन हमने लिया, माउस हेल्दी था। स्मूथ लिया, माउथ मर गया क्योंकि पैथोजेनिक है, विरुलेंट है। देन हमने लिया हीट किल्ड स्मूथ। हीट किल्ड स्मूथ में क्या हुआ? उसकी प्रॉपर्टी जो थी, उसका जो ऊपर का एनकैप्सुलेटर था ब्रेक हो गया, तो माउस बच गया। रफ नॉन विरुलेंट था, ठीक है, रफ हमें पता है नॉन विरुलेंट है। अब हमने क्या किया? उसको हीट किल स्मूथ के साथ मिक्स कर दिया, माउस मर गया। तो ऐसा क्या हुआ? ग्रिफिथ को समझ में आया कुछ तो ऐसा हुआ है बॉस, कुछ तो इसने एस ने आर को दिया है, क्योंकि आर तो बेचारा सीधा साधा है। तो ये कुछ तो हुआ है कि ये इन दोनों के बीच में कुछ तो मांडवली हुई है, जिसकी वजह से आर जो है वो हो गया है हमारा खतरनाक वाला किलर। ठीक है, तो क्या इसने ऐसा दे दिया, रिश्वत दे दी, क्या दे दिया इसने, कौन सा इसने इसको लालच दिया है कि किलर बन गया? अब देखते हैं। ये पता ये नहीं लगा पाए, इन्होंने बस इतना बताया यार कुछ तो इनके बीच में बात हुई है और ये किलर बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं एवरी मैकार्टी मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जब तीन दोस्त थे, बैठे थे लैब में, कुछ काम नहीं था करने को, क्या करें यार, बोर हो रहे हैं, छुट्टियां खत्म हो गई, क्या करें। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो पता नहीं लगा पाए, हम पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं। ऑसवर्ड एवरी, ऑसवर्ड टी एवरी, कॉलिन एम मैक्लोइडी, मैकलाइन मैकार्टी। 1944 में बच्चों इन्होंने डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन्होंने प्रूव कर दिया। यानी ग्रिफिथ जो सोच रहे थे यार क्या था क्या था, कौन है वो चीज जो एस ने आर को दी है, वो इन्होंने बता दिया तीनों ने कि भाई उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने डीएनए दिया और कुछ नहीं दिया। डीएनए इज वेरी वैल्यूएबल। तो आर जो है वो बिक गया। उसने कहा ठीक है भाई, तू मुझे डीएनए दे दे, तो मैं तेरा काम कर दूंगा, मैं किल कर दूंगा। वो किलर बन गया।
अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी? हमें चाहिए था प्योरीफाइंग डीएनए, डीएनए को प्योरीफाई किया, आरएनए को प्योरीफाई किया, प्रोटीन लिया, और भी बहुत सारे सेल के एक्सट्रैक्ट ले लिए एस सेल से, मिक्स कर दिया अलग अलग ट्यूब में, ट्यूब 1 2 3 4 5, अलग अलग ट्यूब्स। अब क्या करेंगे, सोचते हैं। देखो, अलग अलग ट्यूब में इनको हटाई देती हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने अपने सैंपल्स ऐड कर दिए। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। पहली ट्यूब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली ट्यूब में हमने पॉलीसेकेराइड को डिस्ट्रॉय किया। पॉलीसेकेराइड जो कि सेल में जितने भी पॉलीसेकेराइड के मटेरियल हैं सब डिस्ट्रॉय हो गए। माउस तो मर रहा है, मतलब भैया अभी भी किलर जिंदा है। लिपिड को पकड़ा, उसे डिस्ट्रॉय किया। अब शायद हमारा क्रिमिनल मर गया, लेकिन नहीं, अभी भी मर्डर हो रहे हैं। आरएनए को पकड़ो, यही है वो किलर। नहीं, अभी भी तो माउस मर रहा है। प्रोटीन को पकड़ा, उसे किल किया, फिर भी माउस। डीएनए, यस, डीएनए बड़ा सीधा साधा बन के बैठा था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। डीएनए को पकड़ा, उसे पकड़ के इतनी बुरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। देन अवर माइस अलाइव। तो कोई एस स्ट्रैंड रिकवर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने डीएनए जो कि रियल किलर था उसको खत्म कर दिया। अब ये पता चल गया बच्चों की, वाओ, वी गॉट द क्रिमिनल जो कि एस से आर में जा रहा है। दैट इज अवर डीएनए। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एंजाइम का जो इफेक्ट होता है ना, वो हम देखेंगे। यानी ये जो हम कट 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 कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बंदूक है जिससे हमने इन सबको मारा? तो देखते हैं, प्रोटीन को मारने के लिए कौन सी बंदूक है? प्रोटीएसिस। एज लगा दिया, मैंने आप लोगों को शुरू से बताया, एज म्हणजे एंजाइम, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है प्रोटीएसिस। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। डीएनए डाइजेस्टिंग, आरएन सॉरी आरएनए डाइजेस्टिंग आरएनएज। ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम अभी पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा था हमने बायोमोलिक्यूल में, बताओ। यस, फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है ये। यानी न्यूक्लियोटाइड से साइड बना दिया। डीएनए डाइजेस्टिव तो साइड बना दिया ना, तो देखो दूसरी चेन जुड़ ही नहीं पाएगी, तो डीएनए कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ब्रेक हो गया। डीएनए डाइजेस्टेड डीएनएज, डीएनएज को डाइजेस्ट करने के लिए ये बंदूक है जिसका नाम है डीएनएज। ठीक है, डीएनए डालते ही हमको पता चल गया कि किलर कौन था, डीएनए था। हाँ, एक बात मैंने आप लोग बताइए, एंजाइम आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, क्योंकि वो हमारी लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ के अंदर वो कैटलाइसिस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज है ये। कैटलिस्ट हम वर्ड यूज करेंगे केमिस्ट्री की लैब में। अगर आप जा रहे हो बायोलॉजी लैब में, आप वर्ड यूज करोगे एंजाइम। इतनी से अंतर है और कुछ भी नहीं है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि इनिशिएट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप भी कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और खुद चुपचाप पतली गली से निकल जाए। तो कैटलिस्ट को बच्चों में बोलती हूँ छोटे बच्चे। हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो मम्मी पापा में दोनों में झगड़ा करवाएंगे। मम्मी को लड़ा दिया, पापा को लड़ा दिया, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, और वो चुपचाप पतली गली से निकल जाएगा। फिर पापा मम्मी सोचेंगे, यार हम क्यों लड़ रहे हैं, और वो कहाँ गया जिसने लड़ाई करवाई थी, जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं? उसको तो ये कुछ कह भी नहीं सकते, पता भी चल जाए तो वैसा ही है हमारा एंजाइम एंड कैटलिस्ट। चुपचाप साफ सुथरा बच जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, झगड़ा बढ़ा दिया, झगड़ा खत्म कर दिया, लेकिन खुद बच गए। यानी अगर 2 मोल एंजाइम मैंने यूज किया, तो 2 मोल का 2 मोल मुझे रिकवर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जबकि प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। क्लियर है? बात करते हैं न्यूक्लियस की। बहुत इजी है, एज लगा दिया ना, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। एज लगा दिया, प्रोटीन क्या आ गया, प्रोटीज बन गया, प्रोटीन स्ट्रक्चर। आरएनए ये मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, डीएनए। क्लियर है? तो इस तरह से जो है साइंस बहुत ही इजी है, बायो इज वेरी सिंपल। सिर्फ समझने की बात है, आपने समझ लिया, यू विल गेट द पॉइंट, एंड
आपको वो पॉइंट मिल जाएगा कि आप पूरा पहाड़ तोड़ सकते हो बायो का। बात करेंगे रिजल्ट्स की। क्या रिजल्ट मिला? सिर्फ डीएनए के पास वो एबिलिटी है जो कि आर स्ट्रैंड को एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकता है, फाइनल। ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ कन्वर्जन इन जेनेटिक constituent ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग अप द जीन्स। यस। ओके। तीन टॉपिक्स होते हैं, कॉन्जुगेशन मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया था, एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन इज व्हाट? कॉन्जुगेशन इज जब इट्स अ फॉल्स और स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं पिलस। ठीक है, जो पिलाई होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होके एक मोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जिसमें से जो अपना जेनेटिक मटेरियल है दूसरे बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड को बेसिकली ट्रांसफर करता है। दैट इज कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, कहीं से उसके एनवायरमेंट में तैरता हुआ किसी का डीएनए आ गया, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ गई, इसकी स्किन पोरस हो गई, पोरस होते ही वो डीएनए अंदर एंटर कर गया। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे डीएनए को अंदर एंट्री मिल गई, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि वायरस जो है वो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो दैट इज अवर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का रोल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स बैक्टीरिया ने यानी आर वाले स्ट्रैंड ने क्या किया होगा, अब आप इजीली समझ सकते हैं। जब हमने हीट किल किया था एस को, तो एस के डीएनए के टुकड़े हो गए, और ये आर वाला जो बेचारा सीधा साधा था, इसके दरवाजे से गलती से वो अंदर आ गया, उसने इसको रिश्वत दे दी, ये बहक गया और ये भी बन गया किलर। क्लियर है? तो बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए का आदान प्रदान हुआ, डीएनए उसने ले लिया और वो किलर बन गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज, दो लोग थे। इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे काम किया है। ओके, बैक्टीरियोफेज मैंने आपको बताया कि इन्फेक्ट क्या कर, किसको इन्फेक्ट करता है, वो बैक्टीरिया। इन्होंने डीएनए और प्रोटीन पे बेसिकली बात की थी, तो अब डीएनए और प्रोटीन पे बात की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ही अलग दिमाग लगाया। इन्होंने कहा चलो भाई, अब सब यही दौर चल रहा है, मौसम अच्छा है, यही मार्केट में नया अभी टॉपिक चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चलो हम भी कुछ तो गुल खिला दें, कुछ तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दें कि भाई ठीक है, इसने जो बात कही है तीनों दोस्तों ने वो करेक्ट है, ग्रिफिथ भैया ने जो बात की है वो भी करेक्ट। ठीक है, हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो तरह के आइसोटोप ले लिए, अलग ही दिमाग लगाया। आइसोटोप पहला कौन सा था? S35, जो कि सल्फर का था। P32, जो कि फॉस्फेट का था। फॉस्फेट होता है डीएनए में, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन का। बेसिकली प्रोटीन को लेबल कर रहे हैं और ये इस वाले में डीएनए को लेबल कर रहे हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो फिर बैक्टीरिया में चमक आनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी शो होनी चाहिए। तो प्रोटीन हमको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कोड जो है वो हम पढ़ चुके हैं 11th में, इसलिए हमें पता है, वी नो दैट प्रोटीन इज द कवरिंग ऑफ वायरस। ठीक है भाई, अब इन्होंने तो, प्रोटीन वालों ने तो अपना डीएनए इनको दे दिया, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है, ये तो हमें पता है क्योंकि हम अब पढ़ चुके हैं। तो इनको बैक्टीरिया में जो जो ल्यूमिनेसेंस थी, वो चमक जो थी रेडियो एक्टिविटी की, वो नहीं मिली। तो इन्होंने कहा नहीं यार, प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, डीएनए को लेवल करते हैं। डीएनए लेवल किया, इन्फेक्ट करवाया, एंड ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, देन पता चला कि थोड़ी देर बाद बैक्टीरिया चमक रहा है। यस, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? डीएनए का। यानी वायरस कुछ भी चीज दे रहा है बैक्टीरिया को, तो वो दे रहा है उसे अपना डीएनए। क्लियर है? वही डीएनए जो है उसको किलर बना रहा है। नेक्स्ट आता है अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो हमने यूज किए वो कौन कौन से थे? यही दो थे, P32 एंड S35। एक्सपेरिमेंट का सेटअप पूरा सब चीजें हमको समझ में आएगी। अब देखो, डिटेक्शन जो हुआ रेडियो एक्टिविटी की वो हमने देख लिया, कि दो ही कंक्लूजन्स हमको मिले कि बैक्टीरिया जो था, वो बैक्टीरिया, जस्ट अ मिनट, वो बैक्टीरिया जो कि क्या काम कर रहा है, किलर बना रहा है।
आर स्ट्रैंड को। तो देखो बैक्टीरिया जो है वो वायरस से इन्फेक्ट किया, रेडियो लेवल डीएनए जो है वो भी, उसमें तो हमें चमक मिली लेकिन प्रोटीन में नहीं मिली, तो नॉट। कंक्लूजन निकला कि P32 ही जो है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट हो रहा है। अब देखिए कुछ और भी साइंटिस्ट आए, उनके भी कुछ योगदान थे, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको याद करने के लिए हमने, इनके तीनों के बाद कौन आया, फ्रेडरिक मिचर। 1869 में इन्होंने सबसे पहले डीएनए को एज अ न्यूक्लियन नाम से इन्होंने पहचान नाम दिया। डीएनए को पहले डीएनए नहीं बोलते थे, न्यूक्लियन बोलते थे। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वो प्रपोज किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन के रियल जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर थे, वो थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने ये बताया कि कोई भी स्पेसिफिक पेयरिंग जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेयरिंग की वजह से ही ये प्रोसेस हो पाता है। तो हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने डिस्कवरीज की। हमें पता है कि फ्रांसिस और वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो कैसे होता है, क्योंकि उन दो स्ट्रैंड्स में पेयरिंग हो जाती है, दोनों में दोस्ती हो गई, एक स्ट्रैंड था, दूसरा स्ट्रैंड था, दोनों ने फ्रेंडशिप की, दोनों ने हेलिक्स फॉर्म फॉर्म में आ गए, दोनों के जो है अब साथ में खेलेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चारगाफ रूल। चारगाफ जो थे उन्होंने एक रूल दिया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सेंट्रल डोगमा देख लेते हैं, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में दिया था। इन्होंने बताया डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से डीएनए बन सकता है किसी किसी केस में। तो देखते हैं, डीएनए डीएनए से भी बन सकता है। तो मैं आप लोगों के सामने ये पिक्चर जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा। क्लियर है, पिक्चर नजर आ रही है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेशन। प्रोटीन कभी भी किसी भी कीमत में कुछ भी कर लो आरएनए में नहीं बदलेगा। हाँ, आरएनए डीएनए में बदल सकता है, उसको हमने रिवर्स गाड़ी जा रही है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, रिवर्स में गाड़ी लेके जाओगे तो वो कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि गाड़ी जो है प्रोटीन की कभी रिवर्स में नहीं जाएगी, आरएनए ऐसे भैया हैं जो मैनेज कर लेते हैं, तो वो डीएनए भी बना सकते हैं। क्लियर है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन, यस, हमारे सामने तीन मूवीज है बच्चों। एक पिक्चर है हमारे सामने रेप्लिकेशन नाम की, दूसरी पिक्चर है हमारे सामने ट्रांसक्रिप्शन, तीसरी मूवी हम देख रहे हैं या देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो मूवीज हैं, बेसिकली ये जो मूवीज है ये इनहेरिटेंस की मूवीज है। रेप्लिकेशन, इस मूवी में हीरो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसलेशन में कौन है, जो कि आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम। ठीक है, तो ये इन तीनों हीरो के नाम याद रखना, ये मेन लीड हीरो है। आरएनए पॉलीमरेज यानी कि मेन एंजाइम रेप्लिकेशन का है आरएनए पोल, ट्रांसक्रिप्शन सॉरी डीएनए पोल, एंड ट्रांसक्रिप्शन का है आरएनए पॉलीमरेज पोल, पोल भी बोल सकते हैं, और ट्रांसलेशन का राइबोसोम। अब आते हैं चारगफ भैया, चारगफ को देख लेते हैं। चारगफ रूल, उन्होंने भी कोई रूल कुछ नियम बता दिए। हर कोई आता है अपने नियम लगाता है, इन्होंने कहा मैं भी अपना नियम बनाऊंगा। इन्होंने बोला कि एडेनिन को मैं थाइमिन के साथ में रखूंगा अपॉन में, ऊपर वाली बिल्डिंग में यहाँ मैं ग्वानिन को रखूंगा या साइटोसिन को रखूंगा, और इन सबको इक्वल नंबर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मैथ्स तो हमने इतनी तो पढ़ी है कि A/T = 1, सो वी कैन कंक्लूड दैट T इधर जाएगा, 1 से इंटू होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, A = T। नेक्स्ट आता है
हम बात करते हैं जी की। तो सेम जी और सी के साथ भी होगा। सी इधर जाएगा एंड जी इज इक्वल्स टू सी। यानी जितना एडेनिन का कंटेंट डीएनए में होगा उतना ही टी का होगा, थायमिन का होगा, जितना ग्वानिन का होगा उतना साइटोसिन का होगा। और होना भी चाहिए क्योंकि यही पेयर बनाएंगे। अगर मान लो ये 10 हैं और ये 20 हो गए अमाउंट में, तो फिर ये बाकी के 10 जो टी है वो तो पहले ही घूमेंगे। ठीक है, तो 10 अगर एडेनिन है तो हमें 10 ही थायमिन हमारे बॉडी में होंगे, सेल में होंगे। और अगर ग्वानिन 20 है तो फिर साइटोसिन भी उनको 20 ही रखना है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने व्यवस्था की, नेचर ने हमारी ये व्यवस्था हमको करके दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आ गया अपना। अब देखो, जब मैंने आप लोगों को ये इक्वेशन बताई कि ए इज इक्वल्स टू टी एंड जी इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अगर मैं बोल देती हूँ ऑन एडिंग या एड इक्वेशन नंबर 1 विथ 2, तो क्या निकल के आया? a प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी। दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन। यानी कि फाइनली जितना अमाउंट ए प्लस जी का होगा उतना ही अमाउंट हमारा टी और सी का होगा। यही चारगफ का रूल था, अलग अलग तरह से पूछा जाता है, आप लोगों को सही टिक करना है। न्यूक्लिक एसिड की जो डेफिनेशन है वो हम देख चुके हैं। ये सबसे ये लार्ज बायोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये एसेंशियल रोल प्ले करता है सेल्स और वायरसेस में। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अभी आगे पढ़ेंगे। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन जो है स्टोरेज है। किसको स्टोर करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। एक्सप्रेस किसको करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। एनकोड किसे करते हैं? प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनका बेसिक रोल है। टारगेट इनका क्या है? जैसे हमारा टारगेट है आपको नीट या सीटी क्लियर करवाना, वैसे ही इनका टारगेट क्या है? प्रोटीन बनाना। यानी हम आप लोगों को प्रोटीन बना रहे हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आपको टॉपर बनाएंगे एंड टॉपर बनने के बाद आप इजीली क्रैक कर दोगे कोई भी एग्जाम। सीईटी करना चाहते हो सीईटी कर लो, नीट करना चाहते हो नीट कर लो। पहले ये तो बन जाओ, यानी पहले आरएनए तो बन लो, तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो हमारा यानी टीचर्स का काम क्या है? डीएनए का काम क्या है? डीएनए आर द टीचर्स। टीचर्स का काम है आपको टॉपर बनाना, इस लायक बनाना कि आप प्रोटीन में कन्वर्ट हो सको। ठीक है, तो यही चीज इसका भी है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मोस्टली जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए को यूज करते हैं। आरएनए तीन तरह के हैं, मैसेंजर, एडेप्टर एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ही कैटलिस्ट भी आएगा। कैसे आएगा आगे बात करेंगे। जिस तरह से सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सेल से टिश्यू ऑर्गन्स ये सब बनते हैं, वैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड। ये हम बायो मॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डीएनए की। तो डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए बहुत ही मस्त चीज है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है डीएनए की। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड हम उसको बोलते हैं, डीएनए। डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ के क्या बना देंगी? न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन पाइरिमिडिन, इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। एजी कट, एडेनिन एंड गुआनिन। पाइरिमिडिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। पेंटोस शुगर दो तरह की है, डीएनए में राइबोस होती है, सॉरी, आरएनए में राइबोस होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है। डीऑक्सीराइबोस का मतलब है उसका जो सेकंड वाला जो कार्बन है, इसका जो सेकंड पेंटोस शुगर है ना, इसका सेकंड कार्बन, इस पे ओएच अगर हमने जोड़ दिया, आरएनए बन गया। ओएच मैंने हटा दिया तो क्या बन गया? डीएनए। क्लियर है? ये ओएच मैंने हटा दिया तो ये क्या बन गया? डीएनए। ओएच अगर मैं जोड़ दूंगी तो क्या बन गया? आरएनए।
चलिए अब बात करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, एंड ये हम बात कर चुके हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला मैं आपको याद करवा चुकी हूँ। एजी दो मेंबर हैं, कट में एक मेंबर रिंग है। एजी जो है छोटी फैमिली है प्यूरिन की, ठीक है, तो इसलिए इनको दो मैंगो हमने दे दिए। कट जो है बड़ी फैमिली है यार, तीन मेंबर रहते हैं, पायरिमिडीन बड़ी फैमिली है। हमारे पास इतने मैंगोज नहीं है, तो हम इनको एक एक ही मैंगोज देंगे, तो यानी कि रिंग स्ट्रक्चर इसमें दो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पायरिमिडीन में वन रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इस पे देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, MTR। इसको लिख लो, MTR मतलब, MTR का फुल फॉर्म होता है मुझे तो रटो, कैसे भी करके इसे याद, ठीक है। 5 × 174, 5 3 86, ठीक है। तो इसके बाद आता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, 4 8 502, 48 502 से मोबाइल नंबर याद होते हैं, वैसे ही याद रख लो। ई कोलाई 4.6 × 10⁻⁶, एंड ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁻⁹। इन दोनों में से लार्ज कौन सा है, बताओ। या इट इज 10⁻⁶, एंड दैट इज 10⁻⁹। वेरी गुड। ह्यूमन डीएनए इज द लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है, ये देख के धोखा मत खा जाना, ठीक है, अपनी अकल लगाओ, धोखा मत खाओ। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में देखो कितने बॉन्ड्स हैं, तीन तरह के बॉन्ड्स हमने पढ़े थे बच्चों, वही बॉन्ड्स यहाँ पे भी आएंगे, सब कुछ वही है बायोमोलिक्यूल जैसा। नाइट्रोजन बेसिस और नाइट्रोजन बेसिस, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल होगा। एन ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम कह सकते हैं शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, यानी इससे जो शुगर जुड़ी हुई है उस शुगर का मतलब है, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, या बॉन्ड देख लो आप लोग। फॉस्फेट ग्रुप 5' OH कार्बन होगा शुगर का, और दूसरे का मैंने जैसे आप लोगों को बताया था बायोमोलिक्यूल में, शुगर तो पेंटोज है ना, ये कहाँ से आई, रुको, तो डिलीट ही करना पड़ेगा। चलिए फिर से बनाती हूँ। पेंटोज शुगर बनानी है, पेंटामेरिक, इसमें 5 कार्बन ही होता है, ये 1 2 3 4, एंड यहाँ पे फ्लैंकिंग ऐसे लटका हुआ सा रहता है, सी, ये फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप, एंड दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना 3 कार्बन पे, ठीक है। तो पहला 5' OH पे और दूसरा 3' OH पे जुड़ा हुआ हमेशा रहेगा। इसलिए जब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डीएनए है 5' पे फॉस्फेट होगा या OH, तो यहाँ पे क्या होगा हमेशा, ऐसे याद रख लो ना, F, फ से 5, फ से 5, एंड फ से फॉस्फेट, यानी कि 5 पे क्या होगा, फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली 3 पे कौन आ गया, OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। एक को याद करोगे, एक की पूंछ पकड़ोगे तो दूसरे की पूंछ अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी, आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये, हम ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर कोवलेंट बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखते हैं, वही मैंने बताया। फ्री फॉस्फेट जो है वो 5' पे होगा, फ्री OH ग्रुप मिलेगा हमें 3' पे। फ्री मतलब फ्री है, वो किसी बॉन्डिंग में नहीं है, यानी वो किसी दोस्ती वोस्ती में नहीं है, वो फ्री है, एकदम फ्री घूमते हैं। तो 5' पे कौन फ्री घूमता है, फॉस्फेट, और 3' पे फ्री घूमता है OH। पीएच के बेसिस पे जो डीएनए और आरएनए है वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनमें फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम प्यार से बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट मैंने आपको बताया था एक एसिड या एड, आया याद,
एक एसिड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जैसे एक एसिड है, यही शॉर्ट में बनके ऐड हो जाता है। जैसे किसी का नाम है कंचन, तो घर पे उसको कंचू बोल देंगे। या चिंतामणि, तो घर पे बोल देंगे चिंटू। ठीक है, तो ये जो चिंटू है ये एट है, और चिंतामणि एक एसिड है, यानी बड़ा नाम। फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, इसलिए इसका कैरेक्टर हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा पीएच पे वर्क करेगा डीएनए, और सॉरी कौन सा इनका पीएच है डीएनए आरएनए का। यस, नाम ही है न्यूक्लिक एसिड, मतलब एसिडिक पीएच है। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल जो है स्ट्रक्चर डीएनए का, वो शुगर फॉस्फेट, वो बॉन्ड रहते हैं उसमें, एंटी पैरेलल होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर अगर 5' मिल रहा है तो इसके सामने 3' होगा, और ये यहाँ 5 है तो इस छोर पे 3' है, तो यहाँ पे 5' होगा। क्लियर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर जो होता है वो एडेनिन थाइमिन में हमको पता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन एंड साइटोसिन में होता है 3, और यूरेसिल हमको एब्सेंट होता है डीएनए में, आरएनए में मिलेगा। अब ये देखो, ये भी चीज हम वैसे तो पढ़ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ दोबारा, बायोलॉजी में दिख लिया है। मेजर ग्रुप जो बड़ी गुफा थी, छोटी गुफा को माइनर ग्रुप बोला था। बेस पे ये बेसिस हैं जो कि लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये स्टेयर के जो इसका ये जो है हैंडल रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये है शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनता है। ये है नाइट्रोजन बेसिस, एंड ये एक हेलिक्स है जिसकी और डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, एंड बेस पेयर के बीच में है 0.34 नैनोमीटर, एंड जो हेलिक्स का डायमीटर है वो है हमारा 20 नैनोमीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम के नाम पे अगर हम बात करेंगे ना, तो इंटू 10 कर देना। एक मिनट। 20 नैनोमीटर, नहीं, 20 नैनोमीटर। ओके, 0.2, yes, and 3.4 nanometer is around 34 angstrom, and it would be 3.4 angstrom। तो ये थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, जिस यूनिट में पूछा जाए हमें वही आंसर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की कॉइलिंग किस तरह से होती है, राइट हैंडेड मैनर में होती है। पिच जो है 3.4 नैनोमीटर, 10⁻9 लगेगा, नैनो है इसलिए। और हर एक टर्न पे, यानी पूरा जो हेलिक्स है उस पे 10 बेस पेयर्स होते हैं। हेलिक्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर है, बेस टेक्स में जो डिस्टेंस है वो है। एंड स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है डीएनए हेलिक्स के मॉडल को, इन्हीं दोनों को जोड़ के कौन रखता है, तो सबसे बेस्ट बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यही है वो बॉन्ड जो इन दोनों को बेस्ट फ्रेंड बनाता है। दोनों नाइट्रोजन बेसिस ने शेक हैंड किया, बॉन्ड बन गया, और हेलिक्स का स्ट्रक्चर मिल गया। ये देखिए, दोनों ने शेक हैंड किया हुआ है। टी ने हाथ मिलाया ए से, जी ने हाथ मिलाया सी से, ए ने टी से, ए ने टी से, जी ने सी से। इस तरह से हाथ मिलाते इनकी दोस्ती हो गई, और दोनों हेलिक्स में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग किस तरह से होगी डीएनए हेलिक्स में। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो म्हणजे प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ये कौन है, बैक्टीरिया वगैरह है। सेल की साइज है 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कि स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड रिंग लाइक डीएनए स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट। एंड देन न्यूक्लियोइड का साइज होता है 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग पैरामीटर में, एंड बेस पेयर इसमें इतने होते हैं 4.6 × 10⁻⁹ सॉरी, -6 9 तो उसमें था ना ह्यूमन में। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मुझे लग रहा था शायद उधर कुछ मिस टाइप हुआ है।
ठीक है, अब पैकेजिंग की बात हम लोगों ने कर ली। पैकेजिंग होती कैसे है वो देख लेते हैं। डीएनए जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसका साइज जो है वो 3.350 माइक्रोमीटर डायमीटर में उसने अपना कम कर लिया, क्योंकि उसने नेगेटिवली चार्ज था, थोड़ा अपना फोल्ड कर लिया। फोल्डिंग लूपिंग और हो गई, और ज्यादा हमने फोल्ड किया, और फोल्ड करके हम लोगों ने क्या कर लिया, और उसको छोटा कर दिया। फिर और डोमेन्स एंड लूप्स बन गए, कनेक्टर्स आ गए, क्लिप फ्लिप लगा दिए अच्छे से। और उसके बाद हमने उसको रिड्यूस कर दिया 2 माइक्रोमीटर। सेल कितना था, 2 से 3 ही था माइक्रोमीटर। तो हमको इतना अच्छे से पैकेज करना है कि हमारे बॉक्स जो है, बैक्टीरिया सेल, उसमें हम उस डीएनए को फिक्स कर दें। तो हमने इतना लंबा जो था 1100 माइक्रोमीटर का, उसको हमने इतना ज्यादा फोल्ड कर दिया, कर करके इतना छोटा कर दिया और उसको उसमें फिक्स कर दिया। तो इस तरह से ही नेचर ने जो है सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। तो हमने जो पैकेजिंग की क्वालिटी सीखी है वो नेचर से ही सीखी है। पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन अटैच रहता है, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोइसोमेरेज फर्स्ट, ये सब कॉइलिंग का काम करते हैं। यानी ये डीएनए को और ज्यादा पैकेज कर देंगे। डीएनए पैकेजिंग अगर यूकेरियोट्स में बात करेंगे तो हिस्टोन लाइक तो प्रो में थे, यूकेरियोट्स में हिस्टोन है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, हमें पता है। तो जो डीएनए है वो हिस्टोन की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट है, वो उसको मैनिपुलेट करेगा। चल भाई ऐसे घूम जा, ऐसे घूम जा। तो वो डीएनए को पूरा ऐसे घुमा घुमा के छोटू सा कर देगा। और ये छोटा सा जो डीएनए है, ये हम सेल में फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें लाइसिन प्रेजेंट है, आर्जिनिन प्रेजेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है इनका। और दो बेसिक अमीनो एसिड जो हमने पढ़े थे बायोमोलिक्यूल में, वही इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जब हमने रैप किया, जैसे ये है हमारे न्यूक्लियोसोम्स। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको हमने डीएनए को रैप करने में यूज में लिया है। चलो पकड़ो बच्चों। जैसे ऊन का गोला मम्मी हम जब छोटे थे तो पकड़ा देती थी रैप करने के लिए, वैसे ही। तो देखो ये इस तरह से ऑक्टामर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। H2A H2B, ये दोनों H2A है, ये H2B है, ये H3 है, ये H4 है। और ये जो बड़ा सा है, बड़ा भाई इनका, ये है H1। तो निडल की तरह ये होता है, इनमें से ये ऐसे राउंड होके रैप होके फोल्डिंग स्ट्रक्चर में डीएनए पहुंच जाता है। न्यूक्लियोसोम जो है वो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इनका देखूं, फिर ये देखो दूसरे इसमें एंटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो है 200 बेस पेयर्स की। एंड अगर ये डिस्टेंस में पता लगाऊं तो वो है 146। ठीक है, और अगर ये वाला जो डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं प्यार से। लिंकर डीएनए जो कि दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है। तो लिंकर डीएनए जो है उसका होता है 54 बेस पेयर। और बाकी जो ये रैपिंग वाला जो है वो होता है 146 बेस पेयर। ठीक है, अराउंड न्यूक्लियोसोम। याद हो जाएगा, 200 याद रखना, 146 एंड देन माइनस कर देना 200 में से। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर या सोलेनॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे, जो न्यूक्लियोसोम से वो बीड लाइक स्ट्रक्चर में से छोटी छोटी यूनिट्स में ऐसे अरेंज हो जाएगा। 1/3 1 × 3/4 टर्न में वो असेंबल होते हैं। 10 नैनोमीटर थिक इसका फाइबर होता है। डायमीटर में जो सोलेनॉइड है 30 नैनोमीटर होता है। और भी ज्यादा हाईली पैकेजिंग करनी है तो उसमें फिर हम ऐड कर देंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और फिर हमारे सामने दो तरह की चीजें होंगी। देखो बच्चों, होगा क्या कि कई कई जगह से हमारा डीएनए जो होगा वो हमको थोड़ा लूजली बाइंड होगा, और कहीं कहीं जगह से वो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड होगा। तो जो लूजली बाइंड है ना, ये लूज है, डाई इजीली इसमें से एंटर भी हो जाएगी, निकल भी जाएगी। ये है हमारा यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन लाइट स्टेन देता है क्योंकि डाई जो ये लूज पार्ट है तो इजीली निकल जाएगी, ऐड भी हो जाएगी। हीटेरोक्रोमेटिन में अगर डाई फंस गई ना तो निकलना मुश्किल है, तो ये डार्क स्टेन देगा।
और हीट्रोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन भी मुश्किल है क्योंकि वो इतना टाइटली बाउंड है, तो यहाँ जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये प्रोटीन फॉर्मेशन, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये याद रखो। जीन एक्सप्रेशन म्हणजे व्हाट, इट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसलेशन। तो अगर मैं कहूं कि जीन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन, तो बात सही है। ठीक है, तो यही वह कहानी है इनकी। और अब ये हमको समझ में आ गया जेनेटिकली एक्टिव होते हैं यूक्रोमेटिन। ये जेनेटिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये रास्ता ही नहीं देंगे, तो आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ये बच्चों देख लो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ध्यान से। H1 हिस्टोन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं और एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना देते हैं, बीड लाइक, यानी मोतियों की माला। एंड ये बीड को हम ऐसे ऐसे कलेक्ट कर करके और छोटा ऐसे रैप कर देते हैं, पास में ले आते हैं, छोटा कर देते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा पैकेजिंग का पार्ट। ठीक है, इस तरह से ये, फिर जब थिक हो जाता है डीएनए तो हमें क्रोमोसोम दिखता है, जो हमने सेल स्ट्रक्चर सेल डिवीजन वाले सेल साइकिल में पढ़ा था। क्रोमोसोम बन जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है, हम बहुत इजी है, मतलब ये खुद को रेप्लिकेशन करना चाहिए, खुद की कॉपी बनाना चाहिए। इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, हमें सेलेक्ट करना है सीईटी के लिए बच्चों को, तो बच्चों में एबिलिटी होनी चाहिए कि सीईटी क्लियर कर सके। दैट्स वाई इसमें एबिलिटी होनी चाहिए रेप्लिकेशन की। केमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाओगे, तो वो आपको टेस्ट लेंगे, वो आपको देखेंगे आप कितना स्टेबल हो। ठीक है, आप कितना शांत रह के काम कर सकते हो और कितना आप स्टेबिलिटी से काम कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, ये भी वही चाहता है। म्यूटेशन इजीली ना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कोई आपको रिश्वत दे और आप बेईमानी करने लग जाओ। यानी डीएनए में क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई म्यूटेशन हो तो उसे चेंज नहीं होना है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, स्लो चेंज होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी पार्टी चलती है, लेकिन रोज पार्टी करोगे तो काम कब करोगे? दैट्स वाई इसमें इवोल्यूशन की जो है स्लो रेट होनी चाहिए, म्यूटेशन की स्लो रेट होनी चाहिए। ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यानी जो भी जीन है, मान लो हाइट का जीन है, तो हाइट का जीन हमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में दिखना चाहिए कि छोटा है या लंबा है। जितने भी, अब एक नोट आपके सामने आ रहा है, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं डीएनए में मिलती हैं, इसलिए डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ये हमारे हेड है, ये कल से काम पे आ जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आरएनए में मिलती है, इसलिए आरएनए को भी किसी किसी जगह पर हेड बना दिया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि वायरस में वही होता है इसलिए। और डीएनए जो है ऑलमोस्ट ज्यादातर कंडीशन में डीएनए कंसिडर करते हैं। डीएनए वर्सेस आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं। फिर क्यों, क्यों हमारी नेचर ने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल सब में रखा, यानी कॉमन फॉर्म उसने क्यों डीएनए को चूज किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर हम लोग बात करेंगे जैसे कि क्यों डीएनए को ही हम नेचर ने जो है चूज किया एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो देखो, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने क्या बताया कि जो दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। ठीक है, अब टू प्राइम ओएच जो अगर आरएनए में होता है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन ज्यादा करेगा, उसको स्टेबल नहीं रख पाएगा, इजीली डिग्रेडेबल होगा, कैटालाइटिक होगा और लेस स्टेबल बनाएगा। लेकिन डीएनए में देखो ओएच ग्रुप एब्सेंट होता है, इसीलिए वो उसकी पावर है। ओएच ग्रुप नहीं होने की वजह से उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है, इजिली डिग्रेड नहीं हो पाता, और वो डीएनए को नॉन लेवाइल बनता है। डीएनए जो है उसको नेचर ने इसीलिए जेनेटिक मटेरियल चूज किया क्योंकि वो स्टेबल है। और थाइमीन की प्रेजेंस जो है, यूरासिल की जगह थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस पे मिथाइलेटेड ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में, सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस है। तो मिथाइल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है वो इतनी इजीली म्यूटेशन नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता।
ये देखो, थायमीन का जो अलग दूसरा नाम है वो है मिथाइलेटेड यूरेसिल। मिथाइलेटेड यूरेसिल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेशन के लिए सेंसिटिव है, लेकिन डीएनए का म्यूटेशन, आरएनए का म्यूटेशन जल्दी फास्ट होता है लेस स्टेबल होने के कारण, इसलिए उसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है और इवॉल्व जल्दी हो जाता है। इसीलिए जो आरएनए वायरस होते हैं वो जल्दी जल्दी रूप चेंज करते हैं। आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करता है, लेकिन डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट है कि भाई आरएनए आएगा तब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी के बिना, मम्मी आके खाना बनाएगी, कुछ बच्चे जैसे आरएनए है, आरएनए हमारी मम्मी है, उनको खाना बनाना है तो वो बना लेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लेकिन हम किस पे डिपेंड है? हमें। यानी कि डीएनए डिपेंड है आरएनए पे अगर उसको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी मशीनरी में अगर इवोल्यूशन होगा तो तभी हो सकता है जब आरएनए में इवोल्यूशन हो। ठीक है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की कहानी ऐसी है बच्चों की, जो आरएनए वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है कि डीएनए से पहले आरएनए ही था। ठीक है। तो आरएनए ही सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता था, आरएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह से एक्ट करता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है, जो यूरेसिल था उसमें मिथाइल ग्रुप आके ऐड होने लग गया। ऐड हुआ तो वो टी में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर टू प्राइम से जो ओ एच ग्रुप है वो एलिमिनेट हो गया। तो जो आरएनए था हमारा वो डीएनए में बदल गया। और जैसे ही डीएनए में बदला तो उसकी पावर बढ़ गई, उसकी उम्र बढ़ गई, वो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो फिर जो नेचर था उसने डीएनए को घोषित कर दिया कि यही हमारा आगे का जेनेटिक मटेरियल रहेगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन आता है, आप टिक करोगे। लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग जो है वो सब आरएनए की वजह से होती है। ठीक है। कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करता है, सोचो कितने सारे काम कर रहा है ना। और जो आरएनए है वो रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, इसलिए डीएनए का इवोल्यूशन करना पड़ा, हमें चूज करना पड़ा कि यार आरएनए जो है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, तो डीएनए को बना दो। आरएनए का स्ट्रक्चर होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसके टू प्राइम पे ओएच प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर पे, और यूरेसिल प्रेजेंट होता है थायमिन की जगह। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बेटर ट्रांसमिट कर सकता है ये। तीन तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए या टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए मोर स्टेबल फॉर्म होता है, और इसके टाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में 40 से 80 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड लगेगा। अगर 50 दिया हो तो एक्यूरेट, तो 50 ही आप टिक करके आओगे। लेकिन रेंज दे रखी होगी तो 40 टू 80 अपने को टिक करना है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेट हो सकती है। टाइप ऑफ आरएनए तीन तरह के हैं। ठीक है। ट्रांसफर्स, दिस, तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी आरएनए वाली। ठीक है। तो आरएनए के टाइप्स भी हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए जो है वो 70 प्रोक्यूरियोट्स में जो है वो 70 एस टाइप का राइबोसोम होता है, हमें पता है यूकेरियोट्स में 80 एस। तो इसके सब यूनिट होते हैं 50 एंड 30, यूकेरियोट्स के होते हैं 60 एंड 40। 60 सब यूनिट्स के भी सब यूनिट्स होते हैं 5s, 5.8 एंड 28s। इसका काम होता है स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक, कैटालाइसिस करना ट्रांसलेशन के टाइम पे। ट्रांसफर आरएनए जो है उसका ही नाम सोल्यूबल आरएनए है, इसको अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ये अमीनो एसिड लेके आता है, ठीक है, जेनेटिक कोड से। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो है हेयरपिन लूप के जैसा दिखेगा, हमारी जो हेयरपिन होती है उसके जैसा दिखेगा ऐसा। 3D स्ट्रक्चर में क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा, एल शेप का। ठीक है। ये फोल्डेड फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें कई सारे नाइट्रोजन बेसिस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से रहते हैं। लूप्स भी इसमें, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वहां पे लूप प्रेजेंट होता है। ये देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो टी लूप, डी लूप दे दिया नाम, एंटीकोडोन लूप। ये अमीनो एसिड आर्म, एक्सेप्टर आर्म होती है, यहाँ से अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आता है। ये एंटीकोडोन आर्म है जहाँ पे एंटीकोडोन, कोडोन जो है एमआरएनए पे होता है, एंटीकोडोन टीआरएनए पे। ठीक है। इसका अपोजिट होगा, ए के सामने यू, जी के सामने सी, ए के सामने यू के सामने ए, इस तरह से होगा। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ये है
2D स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। एंटी कोडॉन 61 होते हैं, टीआरएनए के बेसिस पे होंगे, क्योंकि स्टॉप कोडॉन नहीं होते हैं। कोडॉन के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे 64 कोडॉन होते हैं एंड 61 एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन मैंने क्या बोला, किस पे प्रेजेंट है, टीआरएनए पे। तो इसीलिए एक एंटी कोडॉन हर टीआरएनए पे होगा स्पेसिफिक। तो 61 टाइप के टीआरएनए होंगे, 464। क्योंकि तीन जो है वो माइनस किया हमने, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, ये बात हमको पता है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे 3' एंड पे कार्बोक्सिलेज ग्रुप होता है, इक्वेशन आ जाता है, याद रखना। अमीनो एसिड से बाइंड होता है, ये स्पेसिफिक होता है। और इनिशिएटर टीआरएनए वो टीआरएनए है जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगी। ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है। जेनेटिक डीएनए से ही वो प्रोड्यूस होगा, और वो टेम्पलेट एक प्रोवाइड करेगा, एक बेस प्रोवाइड करेगा ट्रांसलेशन के लिए। कैसे करेगा वो हम बात करेंगे बाद में, जब डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ओके, तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग बात करेंगे रेप्लिकेशन के बाद। यही एप्लीकेशन के बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आ जाएगा हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बाद आएगा म्यूटेशन एंड दैट ओपन कंसेप्ट ह्यूमन जीनोम। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, बात की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और उसको मेमोराइज कीजिए। डाउट सेशन में पूछ लेना कोई डाउट हो तो। तब तक हैप्पी लर्निंग, एंजॉय लर्निंग।